Good morning, everyone. Today we are going to study force on a moving charge in a magnetic field. See, the electric charges moving in a magnetic field experiences a force, while there is no such force on static charges. Means when a charge which is static, मतलब रुका हुआ है, it is placed in a magnetic field, then there will be no effect or no force on that static charge. But when a magnetic field is there and a charged body or a charged particle or a single charge is moving in a magnetic field, then moving charge will experience some kind of force. This is the observation carried by Hendrik Antoon Lorentz. You must have heard about Lorentz. Alright, so according to him, he considered a positive charge, means whatever we are going to study is all the laws will be made for positive charges and negative charges are the consequences. मतलब negative charges हम उसका consequence देखेंगे कि कैसे negative charges में वही force opposite direction में लग जाता है. तो ये जो भी अभी हम शुरू कर रहे हैं, ये positive charge एक magnetic field में move कर रहा है. तो देखिए, सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं. मान लीजिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है. अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसे वाई डायरेक्शन में मान लिया कि ये वाई एक्सिस था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है. ये हमारी जेड डायरेक्शन हो गई. ये 3D व्यू देने के लिए थोड़ा तिरछा किया हुआ है, ठीक है. तो ये हो गए हमारे एक्स डायरेक्शन, थोड़ा अच्छा लगेगा देखिए. ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी z डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड है हमारा y डायरेक्शन में. अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, वो ओरिजिन से चलना शुरू करता है. ये पार्टिकल यहाँ क्या रखा हुआ है, प्लस q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना. चार्ज पार्टिकल प्लस q. मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था स्मॉल v वेलोसिटी से, और उसके मूव करने की दिशा हम मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं. तो मान लीजिए वो एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रहा था. कौन सी एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रहा था. यानी एक्स वाई प्लेन ये वाला हो गया है ना, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन. अब देखिए इधर ऐसे मूव कर रहा है वो, ठीक है ना. कौन सी वेलोसिटी से, स्मॉल वी वेलोसिटी से. इसका मूवमेंट चूंकि हमें बी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो हमने कहा कि ये बी वाली दिशा से थीटा एंगल बनाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है. So all we will write, suppose a charge, positive charge plus q moves with velocity v. Suppose charge, or it is charge plus q moves with velocity v. All right. In a magnetic field. In a magnetic field B, and you can write, and V makes angle theta with B. So Lorentz observed that this particle or the positive charge will experience a force. Lorentz observed that this charge experience a force such that फर्स्ट थिंग. अब देखिए फोर्स डिपेंड किन किन चीज़ों पे करेगा ये हम बताएंगे. फोर्स को हमने नाम F दे दिया, F वेक्टर, सच दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. फर्स्ट ये हो गया. सेकेंड, फोर्स मतलब
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, और मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी, केवल वेक्टर हटा के, ठीक है। सिमिलरली फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी है। नाउ द थर्ड वन, अब देखिए यहाँ एक और चीज़ है, ये एक और यहाँ पे समझने के लिए देखिए ये v है ना, v इधर चल रहा है, थीटा एंगल इस वाले से बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट यानी इस दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, इस दिशा में ये होगा v cos थीटा, और ये वाली जो परपेंडिकुलर दिशा है ना, इसमें ये क्या होगा v sin थीटा। तो लॉरेंज ने ये पाया कि ये जो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, perpendicular component with respect to what, b. So third one is force is proportional to component of velocity v in the perpendicular direction of the field। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, of the field which one, b। so perpendicular component will be v sin theta। so combining all these three we will get f is equals to combining f is proportional to b q था और v sin theta था। all right, so we can write f is equals to, if देखिए आपने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी 11th क्लास में, तो वहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूनिटरी लिया था, मतलब हमने f इज इक्वल्स टू एम ए में, या फिर जो भी हमने उस टाइम में सेकेंड लॉ पढ़ा था उसमें हम ये कहते थे कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए होता था, लेकिन जब f इक्वल्स टू के एम ए होता था तो वहाँ प्रोपोर्शनलिटी में हमने m और a यानी मास और एक्सेलरेशन को ऐसी यूनिट्स लिया था कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी 1 यूनिट हो जाए। इसी तरह यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को 1 बनाया जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना ज़रूरी है, इज सो डिफाइंड दैट proportionality constant k becomes unity means 1, so f is equals to we can write k qvb sin theta, but k is equals to 1, so we can write f is equals to qvb sin theta। so this is what we call the magnetic Lorentz force only, ठीक है ना, f equals to qvb sin theta। बताते हैं अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सिंस f इज, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि f जो आया यानी जो फोर्स उस चार्ज पे फील हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स कैसा फील हुआ, v और b दोनों के परपेंडिकुलर यानी थर्ड डायरेक्शन में, यानी f किधर था, जब b इस डायरेक्शन में v इधर, तो इस पूरे b और v दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी दिशा है, ये वाली। तो f की डायरेक्शन क्या थी, z एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड v, ये ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो सिंस f इज परपेंडिकुलर टू बोथ v and b, so we can write
F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। F को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाहर ले लो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊं तो वी बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मीन्स ए क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म। ऑलराइट, सो याद रखिएगा वी क्रॉस बी है, ना कि बी क्रॉस वी है, वी टू बी। ऑलराइट, सो F will be in Z direction. Alright, so this is what the magnetic, the force experienced by the charge moving in a magnetic field. Here, this is called, this force is called magnetic Lorentz फोर्स। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। वो ये उस लॉरेंज फोर्स का केवल मैग्नेटिक पार्ट है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, केवल लॉरेंज फोर्स नहीं है। इट इज कंप्लीट मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। नाउ इफ वी वांट टू सी द डिफरेंट केसेस, सो केस वन विल बी if velocity is 0, means particle is not moving or moving with 0 velocity, so the force will be 0, means static charges experience no force. Stationary charge does not experience any force in magnetic field. So it is case 1. Now next is case 2. What about when this charge is moving or the velocity is parallel or anti-parallel to magnetic field? Case 2, if the theta angle between V or B magnetic field, if it is parallel or anti-parallel, then again sin 0 0 QVB sin theta में रखिए, sin 180 degree is again sin 90 plus 90 cos 90, cos 90 is 0, so this will be force is again 0. So when the charge is moving parallel or anti-parallel to the direction of the magnetic field, then again force is 0. When velocity charge particle moving parallel or anti-parallel to magnetic field, then F is equals to 0. Force is 0. Force experienced by the charge is 0. Now the third case, case 3, if theta is 90 degree. See, when theta is 90 degree, the sin theta or the sin 90 will have value 1, which is the maximum value of that sine quantity. So F is equals to QVB sin 90. So it is QVB. And see, this value is maximum of that F. So the maximum force will be experienced by particle. So these are 3 cases also. Now we will come to the measurement of direction or the rules of measuring the direction or getting the direction of this force. Here we have 2 rules regarding the direction of this force, whatever we have studied here. So rules for finding the direction of force
on a charged particle moving perpendicular to a magnetic field. See, here we are considering the particle moving perpendicular to a magnetic field, so we are considering the maximum value of that force. So first one is Fleming's left hand rule. What is it? See, if I am again making that figure, consider this one is y axis. In this direction field is present along y axis. This one is x axis and this one is z axis. As we know, f is perpendicular and velocities, again we are considering the case when this force is maximum particle moving perpendicular to a magnetic field. So perpendicular in which direction? x axis. तो हमने ये माना. Now as B is in this direction, V is in this direction, so F will be mutually perpendicular direction to both B and V. For this we have considered a law that is called Fleming's left hand rule. मतलब अपने दाएं हाथ के उंगलियों को इसी तरह अरेंज करिए, एक उंगली उधर, एक उंगली इधर, एक उंगली ऊपर. अब ऊपर बनाने के लिए हम अपनी इन चार उंगलियों को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, एक ऊपर लेके जा नहीं सकते, तो हम उसके लिए थंब का यूज़ करेंगे. तो ये अपनी 4 फिंगर, जो सबसे आगे वाली फिंगर है, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड रूल है, तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करना है. लेफ्ट हैंड को फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे. और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने उंगली को, अपनी बीच वाली उंगली को, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसको ऐसे इस तरह से एक दूसरे को, ये एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, एंड हियर इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड. So this thumb which is perpendicular to both this finger and this finger above this surface, ये दोनों मिलके एक surface बना रही है, इसके perpendicular, this thumb will represent the magnetic force or the magnetic Lorentz force or the force experienced by the charged particle in a magnetic field. That charged particle is moving. ठीक है, तो इसको आप अपने से बुक में भी पढ़ सकते हैं. That is very easy. Now next is right hand palm rule. It is also used sometimes while getting the direction of this field or the force experienced by the charged particle moving in a magnetic field. So according to it, when we open the right hand and place it so that tips of the fingers point in the direction of the field B and thumb in the direction of velocity of the positive charge, then the palm faces towards the force F, which is very easy. आपको ऐसे अपने हथेली को फैला लेना है. उंगलियों की जो टिप है, यानी जो आगे वाला पोर्शन है, ये जिस दिशा में ये ओरिएंटेड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा. अब इसमें आप ऐसे अंगूठा करते हैं तो अंगूठा 90 डिग्री पे आता है उंगलियों के, तो ये अंगूठा से रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वेलोसिटी को. तो ये जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई, यानी पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई? अगर मैंने मान लीजिए इस कैप को उठा के इस तरह से ऐसे 90 डिग्री पे प्लेस किया, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हो गई? फोर्स. यानी थंब इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी. फिंगर्स की टिप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड. और ये क्या हो गया? फोर्स. ठीक है, तो अब इसको अगर हम फिगर में बनाना चाहें तो हम बना भी सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी कि आपको एक पाम बनाना है, ठीक है ना, और यहाँ पे थंब की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी. यानी ये हो गई हमारी वेलोसिटी. ये उंगलियों का पॉइंट जिधर कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. सो द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पाम 90 डिग्री. दिस विल बी द फोर्स. सो इट इज राइट हैंड palm rule. All right, now from this magnetic force we will calculate or we will define the magnetic field and calculate the value of 1 Tesla magnetic field or define the value of 1 Tesla magnetic field. So see, for definition, now as F is equals to QVB,
एज एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। मान लीजिए एंगल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, 90 डिग्री पे नहीं है, एज वी नो फ्रॉम द लॉरेंज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। सो बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इफ चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलाम, velocity is equals to 1 meter per second or whatever unit you want, 1 unit velocity, theta is 90 degree, the maximum value for magnetic field. So sin theta will be 1. Then putting this f is equals to b is equals to q1 v1 sin theta sin 90 भी 1 हो गया, तो b के बराबर f आ गया। अब हम कह सकते हैं b वो फोर्स है जो एक यूनिट चार्ज पे, जो एक यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 90 डिग्री प्रवेश कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो चार्ज, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। इसको डेफिनेशन में लिख लें, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मे बी defined as the force acting on a unit charge this we have considered moving with a unit velocity, this also we have considered, at right angles, this also we have considered, to the direction of the field. All right, now what will be the SI unit of magnetic field? Obviously SI unit is represented by putting the values of SI units of this force, charge and velocity. So put it all, we will get, as we will put F is equals to 1 Newton, V is equals to 1 meter per second, and charge SI unit is coulomb, so this will be 1 Newton, 1 coulomb, 1 meter per second, and this has unit just because it is only the radian or the angle, so we will not put it. So we will get 1 Newton and coulomb meter per second. See, Newton अपॉन मीटर अलग कर लो, ये मीटर ऊपर ले लो, कूलाम पर सेकेंड, Q by T, इट इज इक्वल्स टू I, सो वी कैन पुट इट एम्पियर्स। तो अब ये मीटर भी चाहे तो हम नीचे रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन नीचे ये दोनों मिलके क्या बना दिया, एम्पियर, और नीचे वो वाला मीटर भी ले लें, तो इसका मतलब क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसको हम 1 टेस्ला कहते हैं। टेस्ला, एज यू नो अबाउट हिम, उन्हीं के नाम पे टेस्ला रखा गया है। तो अब हम यहाँ से ये 1 टेस्ला जो क्या कहते हैं फील्ड है, 1 टेस्ला फील्ड की भी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, यानी हम इस डेफिनेशन को 1 टेस्ला फील्ड की डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होगी, 1 टेस्ला, definition of 1 Tesla magnetic field, 1 Tesla is that magnetic field in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity 1 meter per second at right angles, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपकी डेफिनेशन पूरी गलत है। at right angles to the field
experiences a force of 1 Newton. Obviously 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकेंड से राइट एंगल में इंटर करता है या प्रवेश करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है 1 न्यूटन का. सो दिस इज 1 टेस्ला. वन मोर unit is also used, that is Gauss. Another unit is unit of magnetic field is Gauss. 1 Gauss is equals to 10 to the power -4 टेस्ला. तो बड़ी यूनिट कौन सी हुई? टेस्ला हुई. और गॉस कैसी यूनिट हुई? एक छोटी यूनिट हुई. तो अलग अलग सरफेसेस के अलग अलग फील्ड होते हैं जिसको आप बुक में भी अपने देख सकते हैं कि जैसे एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होता है जो 10⁸ टेस्ला का होता है. और जो इंटरस्टेलर स्पेस है यानी हम लोग जब बाहर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, दैट इज़ 10⁻⁻12 टेस्ला अराउंड, है ना. तो ये और 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय और द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लॉरेंज फोर्स. सी, यहाँ जो हमने फोर्स पढ़ा है वो लॉरेंज फोर्स का एक पार्ट है. उसका नाम हमने क्या दिया था? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. ठीक है. यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, डायमेंशन. डायमेंशन भी हम तुरंत देख ही लेते हैं. डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इट इज इक्वल्स टू, अब ऑब्वियसली फोर्स की डायमेंशन ऊपर रख दें, mLT-2 F/q_v sin थीटा से. q की डायरेक्शन हो जाए, डायमेंशन हो जाएगी q. इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? कूलम की. a इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना. तो एम्पियर टाइम, एम्पियर के लिए डायमेंशन a यूज़ करते हैं. यहाँ क्या हो जाएगी? LT-1 वेलोसिटी की, और इसकी 1 होती है जो इसकी डायमेंशन लेस होता है इसलिए इसकी 1 ले लेंगे जो एंगल है. तो ये कितनी हो जाएगी? m t-2, t से t वाला कैंसिल, t-2 हो गया, l से एक l खत्म, तो a-1 हो गया. ठीक है. तो ये हो गई हमारी डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट, थैंक यू.